हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशनल कॉर्नर पे, जहाँ आपको मिलती हैं क्लास 6 की हिंदी एंड साइंस की वीडियोस एंड क्लास 3 की हिंदी की वीडियोस। आज हम करेंगे पाठ 10 मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक से परीक्षा। परीक्षा पाठ हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हमने इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आइए अब हम करते हैं पाठ 10 परीक्षा, हमारी मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक से इसके प्रश्न उत्तर। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम हमारी कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। क भाग, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ठीक है, तो हमें ऑप्शन जो है वो इसमें से चूज करना है। सटीक उत्तर कौन सा है, करेक्ट उत्तर है जो, उसके आगे हमें तारा बनाना है, स्टार बनाना है। महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। सादगी के कारण, बल के कारण, उदारता के कारण या नीति कुशलता के कारण। तो महाराज ने जो दीवान जी थे उनको क्या बोला था, किस गुण के कारण बोला गया था कि आप ही उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो नीति कुशलता के कारण उन्होंने बोला था। अगला प्रश्न है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। दीवान साहब जो है वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे। परमात्मा की याद की वजह से, बदनामी का भय, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। तो इसका सही उत्तर है राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, क्योंकि उनके शरीर में, वो अब बूढ़े हो चुके थे तो उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो राजकाज को और संभाल पाते। तो राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ये प्रश्न है कि इस कहानी का नाम प्रेमचंद जी ने परीक्षा रखा है। तो आपको अपने समूह में, अपने ग्रुप में चर्चा करनी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, क्यों रखा है परीक्षा नाम। इस उत्तर को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, और इसका कारण क्या है। प्रेमचंद जी ने इस पाठ का नाम परीक्षा इससे रखा है क्योंकि यह पाठ दीवानी के पद के लिए होने वाली परीक्षा के ऊपर आधारित है। तो जो दीवान के जो पद के लिए, जो पोस्ट के लिए जो परीक्षा हुई, इसी कारण उन्होंने, प्रेमचंद जी ने जो है इस पाठ का नाम परीक्षा रखा। क्यों रखा, क्योंकि दीवानी के पद के लिए होने वाली परीक्षा के ऊपर आधारित पाठ है। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। तो अगर आपको इस कहानी को कोई दूसरा नाम देना होगा तो क्या नाम सोचोगे आप, ये बताइए। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 नाम डाले हैं, देवगढ़ के नए दीवान और दूसरा नाम डाला है एक अदृश्य इम्तिहान। ठीक है, तो और अगर कोई नाम देना होगा तो मैं ये 2 नाम दूंगी कि देवगढ़ के नए दीवान और एक अदृश्य इम्तिहान। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या समझ आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ कुछ पंक्तियां दी हैं हमें, जिन्हें ध्यान से पढ़ना है और फिर उन पर विचार करना है कि हमें इसमें क्या समझ आया है। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे
वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इन पंक्तियों से हमें क्या समझ आता है, हमें वो लिखना। इन पंक्तियों के द्वारा सरदार सुजान सिंह ये कहना चाहते हैं कि उनको दीवान के पद के लिए ऐसे गुण वाला व्यक्ति चाहिए जिसके हृदय में दया और उदारता हो, जिसका आत्मबल बहुत मजबूत हो। ऐसे गुणों वाले लोग संसार में कम रह गए हैं और जो लोग हैं उनका पहले से ही बहुत मान है। ठीक है, तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि जो सुजान सिंह थे वो ये कहते थे कि दीवान के पद के लिए उन्हें एक गुण वाला व्यक्ति चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए, जिसके हृदय में जो है वो दया भावना हो और उसका जो आत्मबल है वो बहुत ही मजबूत हो, वो उदार विचारों वाला व्यक्ति हो। ठीक है, और जब भी कभी आपत्ति आए, जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, कभी आपत्ति या मुसीबत आए तो उसका भी वीरता से सामना करे। ठीक है, उस टाइम पर घबराए नहीं, क्योंकि क्या होता है जब कभी कोई आपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है तो हम लोग कठिनाइयों में घबरा जाते हैं। तो वो चाहते थे कि ऐसा दीवान के पद के लिए ऐसा व्यक्ति मिले जो कभी घबराए नहीं, मुसीबत के वक्त भी घबराए नहीं। तो ऐसे गुण वाले जो लोग हैं संसार में बहुत कम हैं, और जो हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी शिखर पर बैठे हैं, मतलब किसी ऊंची पोस्ट पे बैठे ही हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो जो लोग नौकरी की चाह में आए थे दीवान के पद के लिए, तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न यानी कोशिशें करी। इसका उत्तर क्या होगा, नौकरी पाने की चाह में लोगों ने नौकरी पाने के लिए अनेक प्रयत्न करे। जैसे मिस्टर अ जो 9 बजे तक सोते थे वह सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलने लगे। मिस्टर द, स और ज के अपने घरों के नौकर उनसे परेशान थे, पर यहाँ आकर उन्होंने आप और जनाब शब्द के बगैर नौकरों से बात ही नहीं की। मिस्टर ल जिनको किताबों से नफरत थी, यहाँ पर दिन रात किताबें पढ़ने लगे। तो लोगों ने कितने प्रयत्न किए, जो लोग जिनके घर में उनके खुद के नौकर उनसे परेशान थे, पर यहाँ पर वो आप और जनाब से बात करते थे। जो लोग बहुत देर देर तक सोते थे वो सुबह जल्दी उठ के बगीचे में टहलने लगे। और ऐसे भी लोग थे जिन्हें किताबों से नफरत थी और यहाँ पर दिन रात किताबें पढ़ने लगे। अगला प्रश्न है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। किसान की सूरत देखते ही पुरुष को समझ में आ गया कि किसान की गाड़ी नाले में फंसी हुई थी और बहुत देर से वो परेशान था, परंतु गाड़ी को निकालने में असमर्थ था। ठीक है, तो उसकी सूरत देखते ही समझ आ गया था खिलाड़ी को कि किसान जो है ना वो बड़ी देर से नाले में उसकी गाड़ी फंसी हुई थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत परेशान था, काफी देर से वहीं खड़ा हुआ था, परंतु उसकी गाड़ी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी, क्यों। तो ये पाठ पढ़ते वक्त भी मैंने आपको बताया था किनकी आंखों में सत्कार था, जो बाकी के दरबारी थे, बाकी के लोग थे उनकी आंखों में था, और ईर्ष्या किनकी आंखों में थी, जो साथ में उम्मीदवार आए थे, जो जिनको दीवान का पद नहीं मिला था, तो उनको ईर्ष्या हुई थी। सुजान सिंह और दरबारी की आंखों में युवक के लिए सत्कार था। उन्होंने युवक की दया और साहस की भावना को सराहा। अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि उन्हें दीवान का पद नहीं मिल पाया था। ठीक है, इसलिए उनकी आंखों में क्या थी, ईर्ष्या थी, क्योंकि उनको जो है वो भी उसी पद के लिए आए थे, बट उनको दीवान का पद नहीं मिल पाया था, इसलिए उनकी आंखों में जो है वो जलन थी, ईर्ष्या थी। अगला प्रश्न है, खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो हमें क्या करना है, कहानी में से ऐसे वाक्य जो है वो ढूंढ के लिखने हैं। देखो, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। तो
हमें पंक्तियां ढूंढनी है, ठीक है। तो इन लाइनों से, इन पंक्तियों से हमें पता लगता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। अगला क्या है, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो जो लोग नौकरी के लिए आए थे वो बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ये हमें कैसे पता लगता है, किन पंक्तियों से, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। तो इन पंक्तियों से हमें क्लियरली, साफ साफ पता लगता है कि नौकरी के लिए आए लोग जो थे वो किसी तरह से बस सिर्फ नौकरी पाना चाहते थे। उनके मन में ये नहीं था कि हमें वो मतलब अंदर से जो है वो ये चाहते थे सिर्फ कि हमें किसी तरीके से इस झंझट से निकलना है, नौकरी मिल गई तो फिर कौन पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं अपने समूह में साझा कीजिए, ठीक है। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। तो जब हम बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, जब बहुत पसीने आते हैं हमें, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है ना। तो वो गर्मी कई बार होती है आंखों तक, चेहरे तक नजर आती है, चेहरा भी लाल लाल होना शुरू हो जाता है। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये चित्र हमारे सामने आ रहा है। तो ये चित्रात्मक भाषा है। जब कोई बात बोली जाए और वो चित्र हम इमेजिन कर लें, हमारे सामने आ जाए, तो उसको बोला जाता है कि चित्रात्मक भाषा है। तो पाठ में कुछ और भी विशेष बातें हैं जो आपको कहानी पढ़कर जो है उन विशेष बातों को ढूंढना है, ठीक है। जैसे देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, ठीक है। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये सामने हमारे ये चीज हो रही है, हमारे सामने उन चीजों का चित्र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कि देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, अलग अलग पोशाकें पहन के मनुष्य हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कभी किस बैलों की बात आती है, जहाँ तो किसान जो है वो बैलों को ललकार रहा था, हवैयों को आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा था। तो ये चित्र हमारे सामने बनकर अपने आप ही आ जाता है, इमेजिन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि अब इसमें क्या करना है हमें, इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ उसके सोल्यूशन भी है, समाधान यानी उसी के सोल्यूशन भी हैं। अब कहानी को फिर से पढ़कर बताना है। महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इस समस्या का इसका क्या समाधान खोजा। तो महाराज के सामने क्या समस्या आई, प्रॉब्लम आई, और उन्होंने इसका क्या समाधान यानी सोल्यूशन ढूंढा। महाराज की समस्या थी कि उनके दीवान सुजान सिंह ने पद छोड़ने की बात की। उन्होंने समाधान यह निकाला कि सुजान सिंह को नए दीवान के लिए योग्य उम्मीदवार खोजना होगा, ठीक है। तो महाराज के सामने क्या समस्या आई कि सुजान सिंह ने एकदम से आके बोल दिया कि अब मैं इस पद पर जो है, इस पद से इस्तीफा दूंगा या उस पद को छोड़ दूंगा। तो उनके सामने ये समस्या आई कि नया जो दीवान है वो कौन बनेगा। इसका समाधान क्या ढूंढा गया, उन्होंने सुजान सिंह को ही कहा कि तुम नए दीवान को ढूंढोगे। अगला प्रश्न है, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। अब दीवान के सामने क्या समस्या है, दीवान की समस्या थी कि उन्हें योग्य उम्मीदवार ढूंढना था। उन्होंने इसके लिए एक विज्ञापन निकाला जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार की शिक्षा से ज्यादा उनके गुण और आचार पर ध्यान दिया जाएगा।
तो दीवान जी के सामने क्या समस्या आई? दीवान के सामने ये समस्या आई कि उन्हें योग्य उम्मीदवार जो है वो ढूंढना था। और समाधान उन्होंने क्या ढूंढा? उन्होंने एक विज्ञापन निकलवाया जिसमें उन्होंने इसकी ऐड करवाई। क्या करवाई? उन्होंने लिखवाया कि एक दीवान के लिए उम्मीदवार चाहिए जिसकी शिक्षा से ज्यादा, जिसकी पढ़ाई से ज्यादा जो उसके गुण हैं वो मैटर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से समाधान इसका निकाला था। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे महाराज के सामने भी समस्या आई, फिर दीवान के सामने आई, फिर नौकरी के लिए जो लोग आए उनके सामने समस्या आई, और इसमें सब में समाधान भी दिया हुआ है साथ साथ। नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। ठीक है, तो जो हमारा बिहेवियर होता है ना, हम उसी तरह से वही शो कर सकते हैं। बट जब हमारे को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े, अच्छा बन के ज्यादा दिखाना पड़े, या किसी और तरीके से हमें कुछ अपने अंदर चेंज आना पड़े, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो नौकरी के लिए जो लोग आए थे उनके सामने यह दिक्कत आई कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छा बनकर दिखा रहे थे। उनको दिखाना था अच्छा बनकर, ताकि उनको जो है वो दीवान का पद मिल जाए। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? झूठा दिखावा भी किया, और फिर साथ में उन्होंने मीठा और नम्र बोलना भी शुरू कर दिया। सबसे उनका व्यवहार जो है वो बड़ा ही बदल गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते क्या है। मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुएं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ठीक है, तो स्वार्थ जो है, मद, उदारता, वात्सल्य, ये जो है ये भाव है। ठीक है, तो इन भावों को जो है ये किसी वस्तु के, मतलब किसी चीज के या किसी व्यक्ति के या किसी जगह के नाम नहीं है, भाव के नाम है। इसी प्रकार के भावों के नाम हमें जो है वो जो है इन जगहों पर जो दी हुई है हमें, यहाँ पर हमें इनमें भरने। ठीक है, देखो, हिम्मत, आत्मबल, दया, स्वार्थ, दृढ़ संकल्प, ईर्ष्या और सत्कार। ठीक है, हिम्मत, आत्मबल, दया, स्वार्थ, दृढ़ संकल्प, ईर्ष्या और सत्कार। तो ये कुछ भावों के नाम हैं जो इसमें इस प्रकार से आपने भरने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विपरीत आर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द अधिक। इसी प्रकार से कुछ विपरीत शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीत अर्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो लाइन दी है ऊपर, उसमें कम शब्द दिया है, तो कम का विपरीत होता है अधिक। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ शब्द दिए हैं, पर वो आमने सामने नहीं है। हमें क्या करना है, उनको हमें मिलाना है। जो शब्द विपरीत अर्थक शब्द है उनको हमें मिलाना है। जैसे आना, आना का क्या होगा? जाना, तो हम यहाँ नंबर 1 डालेंगे। फिर है गुण, गुण का होगा अवगुण। नंबर 2 आदर, अनादर। नंबर 3 स्वस्थ, अस्वस्थ, कम, अधिक। ठीक है, दयालु, निर्दयी, योग्य, अयोग्य, हार,
जीत, आशा, निराशा। तो इस प्रकार से हमने नंबर लिखने हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप रेखा भी खींच सकते हो और इनके जोड़े मिला सकते हो। ठीक है, तो यह विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ से आगे अनुमान या कल्पना से। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? अब अगले ही दिन जो है वो जो दीवान के लिए, जो पद के लिए विज्ञापन निकलवाया था नौकरी के लिए, वो विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? सुजान सिंह ने। ठीक है, और क्यों निकलवाया होगा? सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, दीवान के पद के लिए निकलवाया होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो दीवान के पद के लिए वो जो उम्मीदवार ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने दीवान के पद के लिए वो है विज्ञापन जो है वो निकलवाया। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया? तहलका क्यों मचाया था? क्योंकि दीवान का जो पद था वो बहुत ही ऊंचा था। ठीक है, वो बहुत ही ऊंचा होता है, हाई पोजीशन होती है, इसीलिए जो है इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में जो है वो तहलका मचा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग या नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे लिए जो पुरानी होंगी, आप लोगों के लिए नई होंगी। ठीक है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नई है, वो आप लोगों के लिए पुरानी होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ चीजें हमें यहाँ पर जो है इस तालिका में भरनी है। क्या है ये? कि मेरे लिए नई वस्तुएं, मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं और परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपके लिए भरे हैं। देखो, मेरे लिए नई वस्तु अगर आप बच्चे हो, आपके लिए नई वस्तु क्या है? स्मार्टफोन, जो आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी वस्तु क्या है आपके लिए? टेलीविजन। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु कौन सी है? टेलीविजन नई वस्तु है उनके लिए। और पुरानी क्या है? रेडियो। उनके लिए पुराना क्या हो गया? रेडियो। ठीक है, और मेरे लिए नई वस्तुएं जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हम कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा चुस्त है ना, तो वो फटाफट से ऑनलाइन से मंगा लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और उनके लिए पुरानी क्या है? दुकानदार से या दुकान पे जाकर खरीदारी करना, वो पुरानी चीज हो गई। ठीक है, परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो आजकल आ रहे हैं वो। और उनके लिए पुरानी चीज क्या है? टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन पुराने टाइम में हम यूज किया करते थे। तो इस प्रकार से इस तालिका को हमें भरना है। आप इसमें अपने आप से भी और चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? लिखिए। देखो, यहाँ पे ना कुछ चित्र दिए हुए हैं हमें। ठीक है, कुछ चित्र दिए और यहाँ हमें उनके नाम दिए। तो हमें क्या करना है? इनके साथ एक तो पहले मैच करके लिखना है कि कौन सा चित्र कहाँ किसके नाम के साथ मैच होगा, और हमें फिर उसका एक और नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दुपट्टा, तो दुपट्टा को हम और क्या बोलते हैं? ओढ़नी। ठीक है, ओढ़नी बोलते हैं दुपट्टे को। फिर है गमछा, इसको हम बोलते हैं गमोछा। इसका अन्य शब्द जो है वो क्या है? गमोछा। लहंगा, लहंगा को हम क्या बोलते हैं? घाघरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अन्य नाम ये बनेगा। और आप देखो यहाँ पर दुपट्टा कहाँ पर है? इस तीसरे चित्र में दुपट्टा पहना हुआ है ना,
तो पहला जो चित्र है वो है लहंगा, तो हम लहंगे के आगे नंबर 1 लिख देंगे। दूसरा चित्र देखो क्या है, दूसरे चित्र में गमछा और तीसरे चित्र में दुपट्टा। तो इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ चित्र दिए हैं, नाम दिए हैं और क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फिरन। फिरन को बोलते हैं कश्मीरी फिरन। धोती, धोती को बोलते हैं मर्दानी। इसके बाद है अचकन। अचकन को क्या बोलते हैं, बागल बंदी। और फिर है पगड़ी। पगड़ी को हम बोलते हैं साफा, ठीक है। अब हमें इसको नंबरिंग भी करना है, चित्र के साथ मिलाना है ना। तो पहला देखो, पहला क्या है यहाँ पर, धोती, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो कश्मीरी फिरन, तो फिरन नंबर 2। ये क्या पहना हुआ है, ये क्या है, पगड़ी या फिर साफा, तो नंबर 3। और ये क्या है, अचकन, तो नंबर 4। तो इस प्रकार से इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। आज की पहेली, आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न। इन चित्रों में कुछ अंतर है, देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो 2 चित्र दिए हैं, आपने काफी पजल्स खेली होंगी। ये न्यूज़पेपर में भी आता है, मैगजीन्स में भी आता है, इवन गेम्स ऑन योर फोन्स, आपके फोन पे जो गेम्स आती हैं उसपे भी आता है डिफरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो 2 चित्र दिए हैं, देखो यहाँ पर दिए ना 2 चित्र, तो 2 चित्रों में क्या डिफरेंस है आपने ये ढूंढना है, ठीक है। देखो पहला डिफरेंस मैं आपको बता सकती हूँ। पहला देखो, इसने जो यहाँ पे जो बालिका दी है, इसने यहाँ लाल रिबन जो है नहीं लगाया, एक चित्र पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में लगाया हुआ है, लाल रिबन लगाया हुआ है ना। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, आपको बताऊं, पहले चित्र में जो ये महिला है, बूढ़ी महिला, इन्होंने यहाँ पर लाल चूड़ियां पहनी है, और दूसरे चित्र में इन्होंने यहाँ पर लाल चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है। 2 तो यहीं पर हो गए। इसके बाद देखो यहाँ पे पीछे जो जानवर दिया है पहले चित्र में, इसका मुंह इस तरफ है और दूसरे चित्र में उसका मुंह दूसरी तरफ है, ठीक है। फिर 3 हो गए। चौथा देखो, यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा हुआ है ना लाल टी शर्ट में, लाल शर्ट में जो ये आदमी खड़ा है, यहाँ पर क्या है, इसका बैग बड़ा है और दूसरे चित्र में उसका बैग जो है वो छोटा दिया हुआ है, ठीक है। पीछे की तरफ जो घर दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो खिड़की बनी हुई है और यहाँ पर खिड़की दूसरे में नहीं बनी हुई। जहां पर ये आदमी खड़ा है ना लाल कमीज पहनकर, यहाँ पर 4, पहले चित्र में 4 पेड़ हैं और दूसरे में यहाँ 5 पेड़ नजर आ रहे हैं, ठीक है। और देखें और क्या है, देखो जहां पर ये जानवर खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरफ एक पेड़ नजर आ रहा है हमें जानवर के, है ना, एक पेड़ नजर आ रहा है ना। और इधर जो जानवर दूसरे चित्र में है, यहाँ पे हमें पेड़ नजर नहीं आ रहा। देखती हूँ मैंने कितने और कितने सारे आपको बता दिए। तो देखो लाल रिबन बताया, फिर मैंने आपको पीला थैला बताया था कि पीला थैला जो इस आदमी ने पकड़ा है, एक का बड़ा, एक साइज में बड़ा दिया हुआ है, एक में छोटा दिया है। पेड़ की संख्या बताई थी, एक में 4 दी है, एक में 5 दी है। जानवर का मुंह दिखाया था आपको, अलग अलग तरफ है। इमारत में खिड़की बताई थी, ठीक है। और चूड़ियां बताई थी आपको, मैंने चूड़ियां बताई थी ना, पहले चित्र में लाल पहनी है दूसरे में जो है वो चूड़ियां नहीं पहनी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अब आपसे मिलूंगी जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक गुड केयर, सी यू ऑल, गुड बाय।